हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4। उसका नाम है सारणिक। तो हम आज देखेंगे सारणी के बारे में, तो इंट्रोडक्शन करेंगे सारणी का और जो भी सूत्र सात्र हैं वो देखेंगे प्रश्नावली सॉल्व करने में जो हमारे काम में आएंगे। तो चलो हम देखते हैं सारणिक। पहली बात है कि सारणिक होती क्या है। प्रश्नावली का नाम है सारणिक, तो सारणिक होती क्या है। सारणिक है यदि ए एक वर्ग आयु है, वर्ग आयु बोले तो m बराबर n, बोले तो पंक्तियों की संख्या स्तंभों के बराबर है। ए एक वर्ग आयु है तो ए का सारणिक वर्ग आयु से संबंधित एक संख्या होती है। जैसे बोले तो क्या बोल रहा है, वर्ग आयु है बोले तो ए बराबर 2 3 4 5 ऐसे हो तो ये एक वर्ग आयु है। इसकी सारणिक होगी, इसको इससे दर्शाएंगे, एक की सारणिक या डेल्टा से दर्शाएंगे और इसका जो मान होगा वो इसमें से कोई एक संख्या होगी। ये सारणिक कि वर्ग आयु होना चाहिए पहली बात तो, और सारणी को किससे दर्शाएंगे, डेल्टा या एक की सारणिक से। फिर है उप सारणिक और सहखंड। एक हमारे पास सारणिक है, सारणी को ऐसे दर्शाएंगे, ऐसे लिखेंगे सारणी को a11 a12 a21 a22। ये कोई भी अवयव हो जाएंगी। अब अवयव को हम बड़े कोष्ठक से लिख रहे थे, सारणी को ऐसे लिखेंगे, ठीक। फिर है उप सारणिक एम आई जे। उप सारणी को किससे दर्शाएंगे, कैपिटल एम आई जे। अवयव ए आई जे की उप सारणिक आई वी पंक्ति जे वे स्तंभ को छोड़कर। बोले तो हमको a11 की सारणिक निकालनी है, तो कैसे, आई वी पंक्ति बोले तो आई का मान कितना, एक, पहली पंक्ति को छोड़ दो और आई वी जे वे स्तंभ बोले तो इसको छोड़ दो, कितना बच गया a22। ये हुई किसकी सारणिक। ऐसे ही a22 का निकालें हम तो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो a11, ये इसकी सारणिक होगी। ऐसे निकालेंगे, ये होगी उप सारणिक, a11 की उप सारणिक। फिर है सहखंड। सहखंड को कैपिटल ए आई जे से भी दर्शाते हैं और कैपिटल एफ आई जे से, और अवयव को स्मॉल ए आई जे से, तो दोनों को बराबर मत कर देना, ठीक। फिर सहखंड क्या है कि प्लस माइनस एम आई जे। ये आ गया हमारे पास a11 की उप सारणिक, बोले तो एम आई जे, a11 की उप सारणिक m11। अब इसका सहखंड निकालना है हम तो कैपिटल ए आई जे, a11 इज इक्वल टू प्लस माइनस। अब प्लस कब आएगा, माइनस कब आएगा, तो प्लस आएगा जब सम हो। एक एक दो है तो बोले तो सम है, तो इसके लिए चिन्ह आएगा प्लस का। और माइनस का कब आएगा, जब एक और दो माइनस का आएगा क्योंकि विषम है। आई और जे का योग करेंगे, यदि सम आएगा तो प्लस का चिन्ह लेंगे और यदि विषम आएगा तो माइनस का चिन्ह लेंगे, ठीक। फिर आगे सहखंडज। ये है सहखंड और ये है सहखंडज। तो सहखंड से ही सहखंडज बना है। सहखंड का परिवर्त बोले तो पंक्तियों को स्तंभों में बदल दो या स्तंभों को पंक्तियों में बदल दो। सहखंड का परिवर्त, सहखंड क्या है, कैपिटल एफ आई जी का परिवर्त क्या कहलाता है, सहखंडज। इसे ऐड जोड़ ए से दर्शाते हैं, ठीक है। फिर ये है इम्पोर्टेंट, इस पर क्वेश्चन भी है हमारे, तो इसको आपको याद रखना है। ये क्या है, ये कोई भी सारणिक है, कोई भी सारणी को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। कोई भी अवयव आ जाएंगे यहाँ पर, कोई भी सारणिक है, ये हमारे पास सारणिक है। इसका हमें मान ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे, या तो वैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर सीधा मान निकालेंगे तो एक ही सारणी का मान हो जाएगा कि कोई भी पंक्ति, एक पंक्ति ले लेंगे, जैसे ये पंक्ति ले ली प्लस
और इसके सह खंड लेनी है। अब इसको हल करूँगी तो सारणी का मान आ जाएगा। बोले तो किसी भी सारणी की एक पंक्ति और उसी पंक्ति के सह खंडों का गुणनफल का योग क्या आता है, सारणी का मान प्राप्त होता है। उससे हमें ऐसे सीधे निकाल सकते हैं। फिर हमारे पास अव्युत्क्रमणीय आयु है। अव्युत्क्रमणीय आयु बोले तो यदि ए एक वर्ग आयु है तथा डेल्टा बराबर 0 है तो ये क्या है, अव्युत्क्रमणीय आयु है। साथ ही ये असंगत समीकरण है। और व्युत्क्रमणीय आयु है यदि ए एक वर्ग आयु है तथा डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है तो ये क्या है, संगत समीकरण भी है और व्युत्क्रमण आयु है। क्यों? क्योंकि व्युत्क्रमणीय आयु होता है एड जोड़ ए बटा डेल्टा। यदि इसका मान हम 0 कर देंगे, डेल्टा का मान 0 कर देंगे तो ये अपरिभाषित होगा तो अव्युत्क्रमणीय आयु हो गया और असंगत समीकरण हो गया। इसका मान 0 करेंगे तो अपरिभाषित आएगा ही, ठीक है। अगर 0 नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, बस ये क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमणीय आयु हो जाएगा और साथ ही संगत समीकरण। फिर है इस विधि से आयव्यय विधि से समीकरण का हल। कौन सी विधि है, आयव्यय विधि। ऐसे पहले जो भी हमें दिया हुआ होगा, जैसे ए आयव्यय बी आयव्यय, ऐसे दिए हुए होंगे 2-3। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे ए एक्स बराबर बी के रूप में क्वेश्चन करेंगे, तब और समझ में आ जाएगा आपके। फिर करेंगे एक्स बराबर ए इनवर्स बी, ठीक। यह है आयव्यय विधि, ये आपको याद रखनी है, इस पर बहुत क्वेश्चन है हमारे। फिर यदि एक n गुणा n कोटि, n गुणा n बोले तो 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 बोले तो समान कोटि का आयव्यय है तो ऐड जोड़ ए का मान, किसका, ऐड जोड़ ए। ऐड जोड़ ए का सूत्र क्या होता है, कैपिटल Fij का परिवर्त का मान क्या होगा, 1 की पावर n-1 होगा, ठीक है। बोले तो सीधे MCQ में प्रश्न आ सकता है, कोई भी हमें ये दे देगा आयु और उसका ऐड जोड़े निकाल लेंगे, तो इस सूत्र से भी हम निकाल सकते हैं। फिर है डेल ए इनवर्स तो 1/डेल ए हो जाएगा, ये तो सीधा है, ठीक है। अब देखेंगे हम आगे थोड़ी और जानकारी प्राप्त। अब हम ये देखेंगे कि कोई भी सारणी का उसका मान कैसे निकालेंगे। बोले तो ए गुणा 1 कोटि की सारणिक का मान, ए गुणा 1 कोटि सारणी का मान कैसे निकालेंगे, ए गुणा 1 क्रम कोटि की सारणिक लो, ए इज इक्वल टू A1, ये तो आयु हो जाएगा तो सारणिक ऐसे, ठीक है। ये हमारे पास ये गुणा 1 क्रम कोटि है, इसमें एक ही तो पंक्ति है और एक ही स्तंभ है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका परिवर्तन निकालेंगे तो क्या आएगा, A1। इसके सारणी का मान स्वयं अव्यय हो गया। बोले तो हमको दे रखा है कि a इज इक्वल टू 4 है, तो इसके सारणी का मान 4, लेकिन a बराबर दे रखा है हमें -4, तो इसके सारणी का मान क्या होगा। ये आप मापांक मत समझ लेना, इसलिए धनात्मक लिख देंगे कि 4 हो गया, तो ये गलत है, तो क्या होगा -4 ही होगा। स्वयं अव्यय होगा, जो भी अव्यय दिया होगा वही अव्यय हो जाएगा। फिर है 2 गुणा 2 क्रम 2 गुणा 2 कोटि की सारणिक का मान, दो गुणा 2 कोटि की सारणिक लिखो, होंगे समान, जितनी पंक्तियाँ होंगी उतनी ही स्तंभ होंगे, A11
A1 टू A21 A22। इसका मान कैसे निकालेंगे? इसका मान निकालेंगे अग्र विकिरण माइनस पश्च विकिरण। अग्र विकिरण ऐसे ऐसे निकालेंगे, अग्र विकिरण माइनस पश्च विकिरण। ये याद रखो कि 2 गुणा 2 क्रम की सारणी का मान कैसे निकालेंगे? अग्र विकिरण माइनस पश्च विकिरण। फिर 3 गुणा 3 कोटि, कोटि बोल दो चाहे क्रम बोल दो, क्रम की सारणिक का मान। 3 गुणा 3 क्रम की सारणी का मान कैसे लिखेंगे? पहले 3 गुणा 3 क्रम की सारणी लिखते हैं। 3 गुणा 3 क्रम की सारणी 3 पंक्तियाँ होंगी और 3 ही स्तंभ होंगे। तो उसमें कुल टोटल अवयव कितने होंगे? 9 A11 21 22 23 31 32 33। ठीक है, ये हो गई 3 गुणा 3। अब 2 गुणा 2 क्रम की थी तो अग्र विकिरण इतनी आ जाए या इतनी आ जाए तो अग्र विकिरण माइनस पश्च विकिरण कर दी, लेकिन ये तो इतनी है तो इसका सारणी कैसे निकालेंगे? इसके सारणी के निकालेंगे, पहले A1 को रख लेंगे, यह ऐसे आएगा प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस प्लस, और यहाँ पर प्लस है माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे। अब किससे भी निकाल सकते हैं, इस स्तंभ से भी निकाल सकते हैं, इस पंक्ति से भी निकाल सकते हैं, इस स्तंभ से भी, इससे भी, इससे भी, इससे कोई से भी, कोई भी ले लो, एक ले लो। चलो हम पहली पंक्ति से निकालते हैं, तो पहले लिखो A1 के साथ क्या है? प्लस, प्लस माइनस प्लस, ऐसे ध्यान रखो, प्लस प्लस एक साथ नहीं आएगा, बीच में माइनस आएगा, माइनस माइनस एक साथ नहीं आएगा, बीच में प्लस आएगा। पहले के याद रखो, फिर सबके अपने आप हो जाएंगे, प्लस माइनस प्लस। पहले ले लेंगे A11, फिर इंटू में A11 बोले तो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ दो, इन दोनों को छोड़ दो, तो क्या बच गया? ये बच गया हमारे पास कि 2 2 2 3 3 2 3। और ये कितने गया? 2 गुणा 2 क्रम की, तो इसमें लगा देंगे अग्र विकिरण माइनस पश्च विकिरण। फिर लिखेंगे अगला क्या है? A21 पहली पंक्ति से निकालें, इसके साथ में क्या है? माइनस, तो माइनस लगा दो। पहली पंक्ति इसको छोड़ दो, दूसरा स्तंभ कौन सा है? ये, इन दोनों को छोड़ देंगे, तो क्या बच गया? A21 23 31 33। तो इसमें भी वैसा का वैसा अग्र विकिरण माइनस पश्च विकिरण। फिर प्लस ये है, तीसरे के साथ में क्या है? प्लस 13। ये हो गया A13, इसके साथ में क्या है? प्लस प्लस ले लिया। फिर पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ को छोड़ दो, अग्र विकिरण गुणा कर दो माइनस, हर बार माइनस मेरा अग्र विकिरण माइनस पश्च विकिरण, बस क्योंकि 2 गुणा 2 क्रम का 2 गुणा 2 क्रम का क्या है? अग्र विकिरण माइनस पश्च विकिरण। लेकिन ये चिन्ह आपको याद रखने पड़ेंगे, प्लस माइनस प्लस, फिर अग्र विकिरण हो गया माइनस पश्च विकिरण। इससे 3 गुणा 3 क्रम का कोई क्या, अब ऐसे भी ले सकती हूँ, तो प्लस माइनस प्लस, इसमें ऐसा है, इसमें कोई सी पंक्तियाँ कोई से स्तंभ से भी निकाल सकते हैं। इक्वेशन शुरू करेंगे तब आ जाएगा। लेकिन देखने की ये थी त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं, यदि ए शीर्ष है वो पक्ष y1 और बी शीर्ष है अक्ष 2
y2 सी शीर्ष है x3 y3। तीन में त्रिभुज की शीर्ष दे रखी है, तो त्रिभुज है एक त्रिभुज है हमारे पास, इसके हमें तीन शीर्ष दे रखी है, ए x1 y1 बी x2 y2 सी x3 y3। ये तीन शीर्ष दे रखी है और हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का वो भी सारणी के ऐसे नहीं निकालेंगे कि 1/2 गुना आधार होना चाहिए, ऐसे नहीं सारणी को ले चलती है, तो सारणी में इसका हो जाएगा 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3। इतना तो हमारे पास शीर्ष दे रखा है, तो आप इसका मान निकाल सकते हैं। ये पहली बात सारणी नहीं बनी क्योंकि ये कितने नहीं है, एक वर्ग आई हुई नहीं है इसमें, इसमें कितने स्तंभ तो 2 हैं लेकिन पंक्तियाँ नहीं है, तो हम यहाँ पर लगेंगे 1 1 1। अब इसका मान निकाल सकते हैं। बोले तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ऐसे निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें बिंदु की। और इसमें भी एक कंडीशन आती है, यदि तीनों बिंदु शरीक होंगे तब क्या हुआ, बोले तो ये बिंदु भी यहाँ पर, बी भी यहाँ पर, सी भी यहाँ, एक बिंदु पर आ जाए शरीक हो जाए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। बिंदु 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। मान किसके बराबर है, अब ये 2 है, बाद में गुणा में जाएगा 0, तो इसका x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इज इक्वल टू 0। फिर एक ही कंडीशन में ये पूछता है, बहुत बार पूछता है, ये याद रखें। और एक बार में 2 ही शीर्ष देता है, बोले तो हमें पूछता है कि ए बी से ए व बी से गुजरने वाली रेखा का संबंध। हमें 2 मान तो देता है, x1 y1 ऐसे देता है, x1 y1 x2 ये तीसरा मान हमें नहीं देता है, मैंने इसके लिए x y 1 अब इसका 16 आएगा, वो x y के पद में आएगा, तो x y पद क्या है, सारणी के समीकरण है बस, और हमें समीकरण पूछ रहा है, तो ये भी याद रखना है। फिर एक पॉइंट है कि यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो सभी के धनात्मक लेंगे, और जब लेंगे इक्वेशन में हमारे पास आ गया -4, तो भी हम लेंगे 4। बोले तो क्वेश्चन में हमारे पास है माइनस में प्लस में, त्रिभुज का क्षेत्रफल सदैव धनात्मक होता है, ये याद रखना है। लेकिन हमें क्वेश्चन में दे, इसमें हमें ऐसे देखा कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 4 है, तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिएगा, के का मान ज्ञात कीजिए, ऐसे पूछेगा, तो प्लस भी लेंगे और माइनस भी लेंगे, दोनों लेंगे। बोले तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सदैव धनात्मक होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल सदैव धनात्मक होता है, लेकिन यदि प्रश्न में दिया हुआ है तो धनात्मक एवं
उसके बाद दोनों लेंगे, ठीक है। मैं लेना है, अब इसका मान पूछेगा तो धनात्मक भी लेना है और ऋणात्मक दोनों लेने पड़ेंगे। हमें 12 देती इक्वेशन में 12 दे रहा है और लेमडा का मान पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल है 12 भी लेंगे -12। यदि प्रश्न में हमारे पास उत्तर आ रहा है -12 तो उत्तर में लिखेंगे 12, ठीक। इसका मतलब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र याद रखना है, और ये हो गया, ये समीकरण भी हमें पूछेगा, ये भी हमें याद रखना है, और ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, और अगले वीडियो में देखेंगे हम प्रश्नावली 4.1 की क्वेश्चन, और वो पूरे क्वेश्चन देखेंगे, जितने क्वेश्चन हैं। एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन एक में 5 क्वेश्चन है तो आपको 3 बता दिए 2 नहीं, पूरे क्वेश्चन बता दें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो।